प्रिय बच्चों, आज के वीडियो में हम हिंदी मीडियम के बच्चे और बच्चियों के लिए मैं कक्षा 11 का ह्यूमन रिस्पिरेशन सिस्टम पार्ट 1 के विषय में बताऊंगा। और ये मेरा पूरा विश्वास है कि ये जो रिस्पिरेशन सिस्टम है हम नीट परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको बताने चल रहे हैं। बिल्कुल छोटा तरीका, सरल तरीका में और परीक्षा उपयोगी चीजें इसमें देंगे। तो मेरा विश्वास है कि इस हिंदी मीडियम सरल भाषित के रूप में मैं परोस रहा हूं इस वीडियो को। आप ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, पढ़िएगा, आगे बढ़िएगा और लोगों को प्रसारित भी करिएगा। तो देखिए, रिस्पिरेशन में हम पहले ब्रेथिंग की परिभाषा बताते हैं, फिर रिस्पिरेशन की परिभाषा, यानी कि ब्रेथिंग, इसको हिंदी में कहते हैं श्वासोश्वास। यानी कि वातावरण से ऑक्सीजन की जितनी मात्रा में हम फेफड़े में डालते हैं उतनी ही मात्रा में हम वायुमंडल में फिर CO2 छोड़ते हैं। अर्थात ब्रेथिंग का मतलब कि ली गई वातावरण से ऑक्सीजन की मात्रा पुनः उतनी ही मात्रा में CO2 को छोड़ना ब्रेथिंग कहलाता है। और रिस्पिरेशन क्या है? श्वसन की परिभाषा, जीवित कोशिकाओं में होने वाला O2 तथा CO2 की उपस्थिति में भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होना तथा ऑक्सीकरण के बाद ऊर्जा मुक्त होना और CO2 मुक्त होना, यह श्वसन की परिभाषा है। दोनों में अंतर क्या है? देखिए, ये ब्रेथिंग जो होता है वो कंटिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस होता है, जबकि रिस्पिरेशन जो होता है अब वो पूछता है नीट के परीक्षाओं में, एक रिस्पिरेशन यानी श्वसन है क्या? श्वसन जो हम भोज्य पदार्थ लेते हैं ये मात्र उसी को ऑक्सीडेट करता है, यानी कि फूड को तोड़ करके ये हमारे शरीर के लिए फ्यूल्स, एनर्जी यानी कि ऊर्जा का काम करता है। ठीक, अब रहा सवाल ये कॉन्टिन्यूअस चलता है। ठीक, कॉन्टिन्यूअस चलता तो जरूर है, लेकिन एज ए रिस्पिरेशन ऑर्गन्स इसमें भाग लेते हैं, जैसे नासिका मार्ग, श्वास नली, फेफड़ा, लंग्स वगैरह भाग लेते हैं। ठीक, जबकि श्वसन में हमारे सेल्स भाग लेते हैं। सेल्स के अंदर जो इनर पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया और ये क्या कहते हैं साइटोप्लाज्म वगैरह जो हैं, ठीक, यानी कोशिका द्रव्य और कोशिका द्रव्य के साथ माइटोकॉन्ड्रिया, समझ रहे हैं ना? तो अब हम बताते हैं कि ब्रीथिंग में इनहेलेशन और एक्सलेशन एक ऐसा प्रोसेस है। ब्रीथिंग को पहले समझिए, इनहेलेशन और एक्सलेशन। इनहेलेशन यानी जब हम सांस लेते हैं तो ये नासिका मार्ग यानी कि ग्रास नली, ग्रसनी से होते हुए जब विंड पाइप पे होकर के जब फेफड़े में वायु जाता है तो उस समय सांस लेने के लिए हमें एटीपी की आवश्यकता होती है। मसल्स में कार्य करने की क्षमता, जैसे मान लीजिए ना कोई आदमी बीमार पड़ जाता है, बेड पर रह जाता है, तो अगर उसके मसल्स में, म्यूकोसा में ये फेफड़े की श्वास नली से लेकर के अगर उसमें इतनी क्षमता नहीं है कि वो उसका फेफड़ा कार्य करे, सांस ले, तो ऐसे में वह उसको ऑक्सीजन वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ जाती है, दी जाती है। ठीक है ना? इसी कारण से अब देखें एक्सलेशन क्या है। क्योंकि सांस का लेना और देना, सांस CO2 के रूप में बाहर निकालना, एक्सलेशन। एक्सलेशन कहे ना कि लेना और देना, ऑक्सीजन लेना, CO2 छोड़ना, यह प्रक्रिया अगर हमारे शरीर और फेफड़े में कमी हो जाती है ना तो व्यक्ति वेंटिलेटर पे आ जाता है। ठीक, वेंटिलेटर पे व्यक्ति आ जाता है तो उसे कृत्रिम ऑक्सीजन दी जाती है। अभी कोरोना में देखे होंगे ना, लोग पूरा गैस, ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर लेने के लिए पूरा का पूरा पैसा देते थे, 30-30 हजार, 40-40 हजार, कोई माउथ पॉक्स करके ऐसे वेंटिलेटर छोटा जो पफिंग की जाती थी माउथ के अंदर। अब आइए रिस्पिरेशन में देखा, यह बायोकेमिकल प्रोसेस है। चूंकि कोशिकाओं में अनेक एंजाइमों की सहायता से जो कि दो चीजें हो जाती हैं, सेलुलर रिस्पिरेशन में होता क्या है, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र। ठीक, तो क्रेब्स चक्र में भी अनेक एंजाइम्स लगते हैं, ग्लाइकोलिसिस में भी अनेक एंजाइम्स लगते हैं।
बिना एंजाइम्स का ग्लूकोज काउंट टूटने वाला नहीं होता। इसी नाते इसको बायोकेमिकल्स, जीवधारी के कोशिका में ये क्रियाएं होती हैं। नीट वगैरह में पूछता है कि ये कौन सा प्रोसेस है, तो एज ए इंपॉर्टेंशियल लेवल पर बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, क्योंकि ये एटीपी को बनाता है। एज ए कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया, एज ए क्यों, पावर हाउस के नाम से जाना जाता है इसी रिस्पायरेशन के हिसाब से। ओके, जिसमें ऑक्सीजन को यूज करके माइटोकॉन्ड्रिया तैयार करता है। अभी आगे आपको हम बता रहे हैं, ठीक। अब देखिए रिस्पायरेशन में गैसीय एक्सचेंज भी होता है सेलुलर सिस्टम्स में। देखें, जैसे ही हम ब्रीथिंग से फेफड़े में सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े पे जो एल्वेओलिस के ऊपर ब्लड कार्पल्स होते हैं, जिसको रुधिर केशिकाएं कहते हैं, उसमें हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन फेफड़े से ऑक्सीजन को लेता है और फिर फेफड़े में CO2 को देता है। तो ऐसे एज ए गैस चेंजिंग्स, तो रिस्पिरेशन में एक अभिक्रिया या क्रिया कहना, ये गैस चेंजिंग का भी होता है, गैसी विनिमय का होता है? क्योंकि बिना गैसी विनिमय के हिसाब से रिस्पायरेशन इन सेलुलर सिस्टम में, यानी अंतःकोश की श्वसन में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन जा ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो नीट वगैरह में देख लीजिएगा, ये सेलुलर रिस्पिरेशन की क्रिया इसमें होती है। इसमें एक्स रिस्पिरेशन होता है, यानी कि बाह्य श्वसन, फेफड़े भाग लेते हैं, नसिका मार्ग से आता है, फिर फेफड़े से बाहर चला जाता है। लेकिन रिस्पिरेशन में ऐसी बात नहीं होती, ठीक। जो ऑक्सीजन आता है वो ऑक्सीजन फिर फेफड़े से होते हुए और सीधी सी बात जानना कि वो सेल तक जाता है, उत्तकोट से होते हुए सेल तक जाता है और तब जाकर के माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी वगैरह बनता है। तो नीट वगैरह में ये सब ध्यान दीजिएगा। बीच बीच में हमने बड़ी बारीकी से इसको बोला है, वीडियो को भगा भगा करके नीट के क्वेश्चंस को जान लीजिएगा। अब आते हैं रिस्पिरेशन, टाइप ऑफ रिस्पिरेशन, यानी कि ये श्वसन का प्रकार क्या है। श्वसन के प्रकार में देखें, टाइप ऑफ रिस्पिरेशन, एरोबिक रिस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रिस्पिरेशंस। इनका हम हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए मैं बोल दे रहा हूं और थोड़ा डीपली नीट के लिए इसको लिखे हुए हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब मैं इनका डिफरेंस बता रहा हूं। देखें, एरोबिक सिस्टम्स में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, बेटा ध्यान दीजिएगा। बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई भी जीवधारी एरोबिक रिस्पिरेशन नहीं कर पाएगा। नॉन एनारोबिक में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि अगर ऑक्सीजन अनुपस्थित है तब भी ये क्रियाएं होती रहती हैं। और ये क्रिया होती है अंकुरित बीज जर्म स्टेज में, ठीक, बैक्टीरिया और जो हमारे ये इंटेस्टाइन में अंतः परजीवी होते हैं, जैसे गोलकृमि है, एस्केरिस है, टेपवर्म है, ठीक। अब आपको हम बता दें, ये जो एरोबिक रिस्पिरेशन होता है वो जो बहुकोशिकीय प्राणी होते हैं, हम लोग होते हैं, जितने पृथ्वी पर जीव जंतु होते हैं उनमें सब में होता है। अंतर क्या है कि ये क्रिया जब होती है तो ग्लूकोज का एक और इसमें टूट करके ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक, 38 एटीपी बनाता है। याद रखिएगा, ये नीट में पूछता है एरोबिक रिस्पिरेशन में कितने एटीपी अणु बनते हैं, तो 38 एटीपी अणु बनते हैं। एनारोबिक में कितने बनते हैं मैंने लिखा नहीं है, प्रोसेस ये है, 2 एटीपी बनते हैं। देखें यहाँ 2 एटीपी बनते हैं, 2 एटीपी बनते हैं, ठीक। लेकिन फिर पूछता है एरोबिक रिस्पिरेशन में कितने ये साइक्लिस होते हैं, एक ग्लाइकोलिसिस होता है, यानी ग्लूकोज का अणु कितने चरणों में टूटता है, एक क्रेब्स चक्र के माध्यम से और ग्लाइकोलिसिस के माध्यम से। ग्लाइकोलिसिस के माध्यम से टूटेगा तो पायरुविक अम्ल बनाएगा, ठीक। क्रेब्स चक्र में वही प्रवेश करेगा, तब जाकर के ये 38 एटीपी बनता है। अब देखा इनका अंतिम उत्पाद जो होता है इसमें एरोबिक रिस्पिरेशन में पायरुविक अम्ल का 2 अणु होता है। इनका जो एनएरोबिक रिस्पिरेशन का अंतिम उत्पाद होता है बेटा वो एथिल एल्कोहल होता है। आइए अब नीट के हिसाब से और बताते हैं गहराई में। देखें, ग्लूकोज होता है तो ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस क्रिया से टूट करके ये देखिए पायरुवेट बनाता है। अब इस यूजेज ऑफ पायरुवेट देखें ध्यान से, अगर ऑक्सीजन उपस्थित होता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो ऑक्सीजन की आवश्यकता माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एज ए कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, तो ऊर्जा निकलता है, CO2 बाहर निकलता है, 36 एटीपी का लाभ होता है। ओके, अगर यही पायरुवेट, ध्यान दीजिएगा, यही पायरुवेट ऑक्सीजन ना होने पर हमारे मसल्स में इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है। ध्यान दें, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन, जब इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा ना तो उस समय लैक्टिक अम्ल बनता है और 2 ही एटीपी बनता है। उसी समय अब देखिए हमारे ब्लड में
अगले वीडियो में मैं बताया हूं, ह्यूमन इफेक्ट में भी बताया हूं, ये अम्ल इकट्ठा होते जाते हैं। ठीक, जैसे लैक्टिक अम्ल है, उसी तरह से हमारे रुधिर में अम्ल, यूरिक अम्ल आदि इकट्ठा होते जाते हैं। जब इन अम्लों की अधिकता हो जाती है तो हमें जम्हाई आता है। अगर लैक्टिक अम्ल के साथ साथ यूरिक अम्ल भी बढ़ता चला जाता है हमारे रुधिर में, तो हमें एक प्रकार से ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है। ठीक है ना, गठिया रोग हो जाता है, तरह तरह के रोग हो जाते हैं, दर्द से हम लोग परेशान हो जाते हैं। ह्यूमन इफेक्ट में बताया हूं। ठीक, ऑक्सीजन की कमी होने पर देखा ईस्ट सेल में इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है। इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होने के कारण एथिल एल्कोहल बनता है। ठीक, एथिल एल्कोहल बनता है और 2 ही एटीपी ऊर्जा बनती है। हमारे मसल्स में जब इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है तब भी लैक्टिक अम्ल और 2 ही एटीपी बनता है। इस तरह से मैंने आपको ह्यूमन रिस्पिरेशन में आज बताया ब्रीथिंग और रिस्पिरेशन की परिभाषा, इन दोनों में अंतर। ठीक, इसमें कई बातें हमने लिख दिया है, इनको समझाया भी है। ये नीट वगैरह में पूछते हैं, किताबों में यूपी बोर्ड के जो इसके अंदर की बातें हैं वो है, जो मैं लिखा हूं ये नीट के परीक्षाओं में पूछता है। यहाँ टाइप ऑफ रिस्पिरेशन में एरोबिक एनारोबिक में वीडियो में मैं बोल के समझाया हूँ। ये जो मैं लिखा हूँ ये नीट के परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में बस पार्ट 1 रिस्पिरेशन सिस्टम के लिए आप सभी बच्चों से मेरा एक आग्रह अनुरोध है कि आप इसे अवश्य देखें। नीट की परीक्षा की तैयारी अगर करते हो तो इसे अवश्य देखें। ठीक, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आगे बढ़ें और पूर्वांचल का एक थीम रोशन करें।